नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। बट लेक्चर नंबर 6 से पहले देख लेते हैं कि हम इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में क्या पढ़े थे। एक नज़र डाल लेते हैं। तो उसमें हम पढ़े थे सार्थक अंक को जोड़ना एवं घटाना, सार्थक अंक का गुणा एवं भाग, और सार्थक अंक कैसे निकालते हैं सबका नियम पढ़े थे कि दशमलव के दाईं ओर बाईं ओर कैसे क्या होता है। तो पूरा नियम पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण में क्या होता था कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज करना ही बीमीय विश्लेषण कहलाता था। ये सब सार्थक अंक, बीमीय विश्लेषण, ये सब तुम्हें फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। और अब हम शुरू करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम जैसे कि हम देख रहे हैं आज ये वाला लेक्चर जो हमारा छठा लेक्चर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग लेक्चर बाय लेक्चर हमें फॉलो कर रहे हो, एक एक लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे हो। तभी अगर पूरा लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और ये जो रासायनिक संयोजन का नियम है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये 5 नियमों से हर बार हमेशा एक नियम आता ही आता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम को एंटोइन लवूसिये ने दिया था। इस नियम के अनुसार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है। कहने का मतलब इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया ही जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस इतना देखो। उसके बाद दूसरा नियम क्या आता है? दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात के नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार यदि किसी यौगिक में तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। क्या कह रहे हैं? और एग्जाम्पल दे लिए हैं। प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट क्या होता है? CuCO3। ऐसे बता रहा हूँ, बाकी इसका कोई काम है नहीं यहाँ पे। क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, एक प्राकृतिक लिया, एक संश्लेषित लिया। दो नमूना लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट का, एक प्राकृतिक, एक संश्लेषित मतलब जो मानव द्वारा निर्मित होता है। तो क्या किया कि उनमें अलग अलग सबका प्रतिशत निकाला, तांबे का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। प्राकृतिक वाले का भी निकाला और उसके बाद वो संश्लेषित वाले का भी निकाला, CuCO3। इसमें भी कॉपर का निकाला, कार्बन का निकाला, ऑक्सीजन का निकाला। दोनों में अलग अलग प्रतिशत निकाला और ये क्या पाए कि दोनों बराबर प्रतिशत में थे। प्राकृतिक वाले में भी देखो, प्राकृतिक वाले में तांबा 51.35% था और संश्लेषित वाले में भी 51.35% था। ऑक्सीजन का परसेंट देखो, दोनों में सेम ही है, इसमें भी। उसके बाद कार्बन का परसेंट दोनों सेम है, 38.91 उसमें भी था, 38.91 इसमें भी था। तो वही कह रहे हैं कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। समझ में आ ही गया होगा। अतः स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी यौगिक में तत्व समान अनुपात में होते हैं। जो तत्व होते हैं यौगिक में वो किसी स्रोत पर नहीं निर्भर करते हैं, वो हमेशा समान अनुपात में ही रहेंगे। इस नियम को कई प्रयोगों द्वारा सत्यापित भी किया जा चुका है। इसे कभी कभी निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं। इसे निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं। इसे निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 आता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम इसको डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात को नियम को किसने दिया था? डाल्टन ने। ये इनका कहने का मतलब क्या है कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि ध्यान से सुनना, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। कहने का मतलब ये कह रहे हैं, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनकर निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमान में से दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं
तो उनका जो अनुपात होता है एक सरल होता है, सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात क्या होता है? 1:2, 1:3, 1:4, 1:2, 1:3, ये सरल अनुपात होता है। तो वही कह रहे हैं कि जब दो, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, तो जैसे हम ले लिए नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तब किसी एक तत्व का द्रव्यमान में से दूसरे तत्व के द्रव्यमान की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्रिया करा दिए, NO बना। यहाँ थोड़ा छोटा लिखते हैं, क्या क्या बनता है, जिसे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, अरे प्लस N इजकल टू NO बनता है, N2O बनता है, N2O3 भी बनता है, N2O4 भी बनता है, N2O5 भी बनता है। तो उसके बाद इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालोगे, ऑक्सीजन कितना होता है, नाइट्रोजन 14 होता है। यहाँ मैं छोटा छोटा लिखता हूँ थोड़ा, NO, N2O, ध्यान से समझना, N2O2, N2O4, N2O5। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं, कितना आएगा, 14:16। ये आएगा 28:16। ये आएगा 28 N2O2 नहीं बनता, N2O3 होगा यहाँ पे, 28:48। फिर आएगा 28:64। फिर आएगा 28:80। तो इसको जब सरल करेंगे तो होगा 14:16, ये होगा 14:16। इसको ऐसे ही लिखते हैं, अरे यार जगह नहीं है, 14:16 होगा। और ये भी, इसको अगर सरल करेंगे 14:8 होगा। इसको सरल करेंगे इस वाले को तो 14:24। उसके बाद जब तीसरे वाले को सरल करेंगे, N2O5 था जो, सॉरी लास्ट वाले, तो ये आता 14:80। फिर से अनुपात में लिख रहा हूँ, 14:16, 14:8, 14:24, 14:32, 14:40। सबको सरल करने पे लिखे हैं ये। उसके बाद इसमें देखो, नाइट्रोजन का सब में अनुपात लेंगे तो 1:, इसको अगर सबका अनुपात लेंगे 14, 14, 14, 14, 14 है ना, तो 1:, और इसको अगर 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, तो क्या आ जाएगा फाइनली, 1:2, 1:1, 1:3, 1:4, 1:5। तो क्या हुआ, सबको देखो कि निश्चित मात्रा से संयोग करके सबका एक सरल अनुपात प्राप्त हो गया। उसमें जो नाइट्रोजन था उसका सब निश्चित अनुपात है, देखो 1 1 1 1 1। ऑक्सीजन का बदल रहा था, ऑक्सीजन का बदल रहा था, 2 हुआ, 1 हुआ, 2, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो ये एक सरल अनुपात में हुआ। तो वही कह रहे हैं
कि जब दो या दो से अधिक तत्व संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते। देखो वही छोटा पूर्णांक एक के अनुपात में थे, छोटा पूर्णांक एक था उसी के अनुपात में थे, तो वही सरल अनुपात होता है। इनका भी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल बनाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाती है। तो यहाँ भी वही किए हैं, देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, ये ऑक्सीजन का 16, यहाँ H2O बनाया है 18 ग्राम। देखो अब फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 कितना होगा, H2 16 दूनी 32 33 34, ये H2O2 34 ग्राम। तो इसमें जब लेंगे इनका अनुपात तो देखो ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होगा और हाइड्रोजन एक निश्चित ही रहेगा, इसमें भी 2 ग्राम है, इसमें भी 2 ग्राम है। और ऑक्सीजन का अनुपात किसमें होगा, कितना होगा, इसमें सरल अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। 2:16 है, इसको काट देंगे, 2 से 2 कटेगा और यहाँ पे भी कट जाएगा, 16 और यहाँ 32 है तो 1:2। और इसका एक सरल अनुपात 1:1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:1 होगा और ऑक्सीजन का 1:2 होगा। वही कहे हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान अर्थात 16 ग्राम और 32 ग्राम है, जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम से संयुक्त होते हैं। एक सरल अनुपात 16:32 1:2 में होते हैं। ठीक, अब आता है गैलुसाक के गैसीय आयतन का नियम। गैलुसाक के गैसीय आयतनों का नियम। गैलुसाक ने यह नियम, तो सबसे पहले तो यह नियम किसने दिया, यह नियम गैलुसाक ने दिया 1808 ईस्वी में। उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं से में गैसें संयुक्त होती हैं, बनती हैं, उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान दाब पर हों। कहने का मतलब क्या कि सीधा सीधा देखो निकल के आ रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में संयोग करती हैं, ध्यान से सुनो, नोट्स भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो। जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में संयोग करती हैं, मिलती हैं, बनती हैं, तो वो निश्चित अनुपात में रहती हैं और उनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट उत्पाद होता है, अगर वो भी गैस होता है तो उनका भी एक सरल अनुपात होता है, उनके भी आयतन का सरल अनुपात होता है। जैसे H2 हम जानते हैं, H2 + N2 = क्या बनती है, अमोनिया NH3, है ना। तो इसको संतुलित करेंगे, 3 इधर आ जाएगा और 2 नाइट्रोजन, हाँ इधर 2 आ जाएगा। तो फिर से लिखते हैं थोड़ा छोटा सा, H2 + N2 = 2NH3। तो कहने का मतलब क्या कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें, ये दोनों गैसें हैं, आपस में संयोग कर रही हैं तो इनका एक निश्चित अनुपात होता है। कितना अनुपात है इनका, 3:1 है, इनका निश्चित अनुपात है। तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो अगर गैस है, अमोनिया गैस ही है, तो उनका भी एक निश्चित अनुपात होता है। देखो 2, तो 3:1:2 या तो ये तीनों गैसों का अनुपात 1:2:3 कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं। तो ये एक सरल अनुपात होगा। तो वही कह रहे हैं गैलुसाक जी कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनका अनुपात जो होता है वो निश्चित रहता है। और लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है, वो भी जो उत्पाद बनता है वो भी गैस है, तो उनमें भी एक सरल अनुपात होता है। देख लिए यहाँ पे भी देखो, जैसे एग्जाम्पल लिए हाइड्रोजन H2 + O2 = H2O। इसको संतुलित किए 2 हाइड्रोजन होगा, ये 2 जल होगा। तब इनका अनुपात देखो, इसका 2 अनुपात है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये सरल अनुपात ही होगा। 1:2, 1:3, 1:2, ये सब सरल अनुपात ही होता है।
अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन आपस में संयुक्त होकर अर्थात 100 ml और 50 ml होते हैं। आपस में सरल अनुपात 2:1 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात बताया ना कि 2:1 है। यहाँ पे जब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ 2 जल रहेगा। यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो इसका 2:1 हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सरल अनुपात हुआ 2:1 हुआ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जल का अनुपात यहाँ 2:1:2 होगा। गलुसाक के आयतन संबंधों में पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में के आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है। पहले बताया गया स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान के संदर्भ में है। अरे ये सब कुछ नहीं है, मतलब इतना समझना है कि अगर दो गैसें हैं और दो गैसें हैं तो उनका अनुपात जो है आपस में संयोग करती हैं तो उनका अनुपात जो है सरल रहता है, सरल अनुपात होता है। और प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट भी अगर गैस है तो उसका भी अनुपात सरल ही होगा। अवोगाद्रो का नियम, पांचवा है अवोगाद्रो का नियम। सन 1881 में अवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अवोगाद्रो का नियम अगर आ जाए तो केवल इतना लिखना है। अगर पूछे अवोगाद्रो का नियम क्या है तो इतना लिखना है अवोगाद्रो के अनुसार, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कि समान ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। समान ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अवोगाद्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच में अंतर की व्याख्या की। अवोगाद्रो ने क्या किया, परमाणुओं और अणुओं के बीच में अंतर की व्याख्या करें, दोनों में अंतर बताए, जो आप इतनी आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने की अभिक्रिया को दोबारा देखें तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन आपस में संयुक्त होकर जल के 2 आयतन देते हैं। हाँ वही सही तो कह रहा है। देखो हाइड्रोजन का 2 आयतन, जब H2 + O2 = 2H2 संतुलित करेंगे 2H2 है, तो यही कह रहा है 2 हाइड्रोजन का 2 आयतन, ऑक्सीजन का 1 आयतन मिलके जल का 1 आयतन 2 आयतन बनाता है। देखो कह रहा है हाइड्रोजन का 2 आयतन, हाइड्रोजन का 2 आयतन मतलब यही वाला 2 जो उसको संतुलित किए ना, हाइड्रोजन का 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से मिलकर 1 आयतन से संयुक्त होकर मिलकर जल का 2 आयतन देते हैं। ऑक्सीजन लेस मात्र भी नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम है पूरा वो, जैसे देखो 2H2 + O2 = 2H2O है, तो ऑक्सीजन तो एक ही है ना, तो ये यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी इस रिएक्शन में, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, हाइड्रोजन का आयतन ज़्यादा है, ये 2 आयतन है और ऑक्सीजन का 1 आयतन है, तो इसका जो 1 आयतन है ना वो पूरी अभिक्रिया हो जा रहा है और वो जल के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ ऑक्सीजन लेस मात्र मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगी, अगर बचेगी तो हाइड्रोजन। चित्र में ध्यान दीजिए, प्रत्येक डब्बे में अणुओं की संख्या समान है। वास्तव में अवोगाद्रो इन परिणामों की व्याख्या अणुओं के बहुपरमाणु मानकर की। चित्र में क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के देखो 2 अनुपात है, 1:1, 1:1, ऑक्सीजन के 1 अनुपात है, जलवाष्प के 2 आयतन बन रहा है, तो ऑक्सीजन का 1 अनुपात हाइड्रोजन के 2 अनुपात से क्रिया करके जल का 2 आयतन बना रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन पूरी क्षय हो जा रही है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, पूरा जल में परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ पे रिएक्शन के बाद अब मतलब ऑक्सीजन बचेगी नहीं। आगे कह रहे हैं, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्विपरमाणु माना जाता जैसा अभी है तो ऊपर दिए गए परिणाम को समझना काफ़ी आसान है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्विपरमाणु होते हैं क्योंकि ये H2 और O2 के रूप में पाया जाता है, तो इसीलिए इसे द्विपरमाणु कहते हैं। द्विपरमाणु माना जाता है अभी, जैसा कि अभी है, तो ऊपर दिए परिणामों को समझना काफ़ी आसान है। परंतु उस समय डाल्टन और कई अन्य लोगों का यह मत था कि एक जैसे परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो सकते हैं। मतलब ये पुरानी बात है कि उस टाइम डाल्टन और कई अन्य लोगों का मत ये था कि एक जैसे परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो पाते हैं। जैसे एक जैसे परमाणु मतलब H + H = H2 बनाता है ना, H2, तो ये कह रहे हैं कि एक जैसे परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो सकते और हाइड्रोजन
या ऑक्सीजन के दो परमाणु वाले अणु उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मतलब कह रहे थे कि H2 और O2 ये सब उपस्थित नहीं हो सकते हैं। दो परमाणु वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सब उपस्थित नहीं हो सकते हैं। अवोगाद्रो का प्रस्ताव फ्रांसीसी में प्रकाशित हुआ था। फ्रांस के थे ये, फ्रांसीसी में प्रकाशित हुआ था। सही होने के बाद भी इनको बहुत कम बढ़ावा मिला। अरे सब कहानी है। अब पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोजन के पांचों नियम खत्म हो गए हैं। इसको एक पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, हमेशा पूछा जाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।